हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 6 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है सेक्शन 67 ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 67 ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि NDPS एक्ट के अंदर, क्या उसको एज ए कन्फेशनल स्टेटमेंट स्वीकार करना सही होगा जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स चलते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो जजमेंट आई है उसमें कहा गया है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है ऑफिसर्स के द्वारा NDPS एक्ट के अंतर्गत, तो उसको एज ए कन्फेशन ट्रीट नहीं किया जा सकता है। हाइलाइट्स क्या है, देखिए जो मेजॉरिटी व्यू थी जस्टिस नरीमन और जस्टिस सिन्हा की, उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि ऑफिसर के सामने दी जाती है सेक्शन 53 ऑफ NDPS एक्ट के अंदर, उसको बेसिस मान के अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाए तो ये डायरेक्ट जो है वो उल्लंघन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई है हमारे कंट्री में हर एक व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट सबमिट की गई थी कोर्ट के सामने, जो कि कोर्ट को जो सबमिट की गई थी, तो इसमें कंसीडर किया गया था जो भी अदर स्पेशल एक्ट थी जैसे कि टेररिज्म डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा जिसको रिपील कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के जो एक्ट हैं इसमें जो सेफगार्ड हैं पहले से ही इस एक्ट में मौजूद हैं। कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जब यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर्स, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर वो सिर्फ उस स्टेट के पुलिस फोर्स से बिलोंग करेंगे, बल्कि यहाँ पर ऑफिसर्स जो होंगे वो अदर डिपार्टमेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं। आर्गुमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं अंडर सेक्शन 53 ऑफ NDPS एक्ट, उनको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है एज ए पुलिस ऑफिसर, बट यहाँ पर जो पावर दी गई है वो ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी कि जो उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे उनको ये पावर दी गई है। तो अगर उनके सामने कन्फेशन दिया जाता है तो इसको स्वीकार करना चाहिए, तो ये आर्गुमेंट दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि ऑफिसर्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड एंटी ड्रग प्रोब एजेंसी में NCB के, उनको डिप्यूट किया जा सकता है वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें सेंट्रल एक्साइज डायरेक्टोरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस शामिल हैं और कस्टम्स भी शामिल हैं। इसके उलट एक ओपिनियन है जहां पर कहा गया है कि देखिए जो भी एक्यूज होते हैं उनके लिए कुछ इंटरनेशनल और नेशनल लॉ भी है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी शामिल हैं। तो इस तरह के जो एक्यूज होते हैं तो उनके लिए कुछ हमारे लॉ में प्रोटेक्शन है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट जो उनके द्वारा ली जाती है तो उसको अगर मान लिया जाए कि ये कन्फेशन है, तो ये इनफ नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन को गिल्टी प्रूफ करने के लिए। यानी कि अगर ऑफिसर्स ने उस इंसान का बयान ले लिया है तो उसको सिर्फ इसी बेसिस पे कि उसने कबूल कर लिया है उसको गिल्टी नहीं देखा जा सकता है। अगली न्यूज़ है टेली लॉ के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए टेली लॉ ने यहाँ पर एक माइलस्टोन टच किया है जहाँ पर 4 लाख बेनिफिशियरीज ऐसे रहे जिन्होंने लीगल एडवाइस रिसीव की अंडर CSCS यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू। टेली लॉ के बारे में जान लेते हैं। टेली लॉ प्रोग्राम जो कि पहले टेली लॉ प्रोग्राम आर्टमेंट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता था, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो भी प्री लिटिगेशन स्टेज में जो भी केसेस होते थे उनको एड्रेस किया जाता था। इस प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन या इंस्टेंट कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत लेवल पर। तो यहाँ पर जो भी वल्नरेबल ग्रुप होते हैं या अनरीच्ड ग्रुप होते हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं लॉयर्स के पैनल से, ताकि उनको टाइमली और वैल्यूएबल लीगल एडवाइस मिल सके। टेली लॉ सर्विस जो है वो प्रोएक्टिवली आउटरीच करती है ग्रुप्स और कम्युनिटी को थ्रू अ कार्डर ऑफ फ्रंट लाइन वॉलंटियर, जिसको प्रोवाइड करता है नालसा और CSC ई गवर्नमेंट। अब जान लेते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा के बारे में। नालसा को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 1995 में अंडर द अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। देखिए इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था फ्री लीगल सर्विस को प्रोवाइड करना जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होते थे, जिसको डिफाइन किया गया था सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट में।
तो यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की बात थी लोक अदालत को, ताकि जो भी केसेस आते थे उनका जो रेजोल्यूशन है वो स्पीडी मैनर में हो सके। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो पैटर्न इन चीफ होते हैं नालसा के, जबकि सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर एक प्रोविज़न है जो कि सिमिलर मैकेनिज़्म है, जिसमें जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है नालसा की, यहाँ पर जो भी केसेस आते हैं उनका जितनी तेज़ी से डिस्पोजल हो सके, ताकि जो बर्डन है जुडिशियरी पे उसको कम किया जा सके। एम क्या है इसका? जो प्राइमरीली एम होता है वो एड्रेस करना होता है जो भी इश्यूज होते हैं प्री लिटिगेटिव स्टेज पे उनको। इसके अलावा ये डिजिटली कनेक्ट करता है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल को, जो भी लॉयर का पैनल होता है उनके थ्रू, उनके साथ, ताकि यहाँ पर लीगल एडवाइस मिल सके, टाइमली एडवाइस मिल सके बाय द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक सर्विस, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर पे उपलब्ध होती है ग्राम पंचायत लेवल पे। कुछ की फीचर्स होते हैं इस प्रोग्राम में, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी बेनिफिटेड पीपल होते हैं उनको एंटाइटल किया जाता है एक फ्री लीगल एड, जो कि सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में मौजूद है, जो कि इंक्लूड जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूड हैं, जो कि लीगल एडवाइस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर कोई दूसरी सर्विसेज उनको अवेल करनी है तो यहाँ पर ₹30 का चार्ज उनको लगेगा पर कंसल्टेशन। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि सीमलेस पेनिट्रेशन हो सके जो भी रिमोट एरिया है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, ताकि यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको पहले ही किया जा सके। और यहाँ पर टेली लॉ वेब पोर्टल जो कि प्रोवाइड कराती है की इन्फॉर्मेशन जो भी इस प्रोग्राम में है, तो इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया है और 22 लैंग्वेज को यहाँ पर रखा गया है, ताकि जो भी लोग इस प्रोग्राम से मदद लेना चाहते हैं तो उनको भाषा का जो एक बैरियर होता है वो यहाँ पर उनके लिए कोई बैरियर ना बने। तो इस जो वेब पोर्टल में जो भी डैशबोर्ड डेवलप किया गया है, इसमें जो भी डेटा कैप्चर होती है वो बिल्कुल ही रियल टाइम में होती है। तो जो भी केसेस जो रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पर जो एडवाइस मिलती है वो बिल्कुल ही रियल टाइम में उनको वो एडवाइस मिलती है। इसके अलावा ई ट्यूटोरियल का यूज़ किया जाता है टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को अपलोड करने में टेली लॉ पोर्टल पे। इसके अलावा टेली लॉ पैम्पलेट भी जो है वो अवेलेबल है 22 लैंग्वेज में टेली लॉ पोर्टल पे। CSCs यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रैटेजिक कॉर्नर स्टोन है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत। इसको अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा मई 2006 में। तो यहाँ पर इसका मकसद था कि जो कमिटमेंट है नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस को मैसिव स्केल पे लॉन्च किया जा सके, उसको प्रोपगेट किया जा सके। इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव वीडियो, वॉइस और डेटा कंटेंट और इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करती है इन द एरिया ऑफ ई गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, टेलीमेडिसिन, इंटरटेनमेंट। इसके अलावा अदर प्राइवेट सेक्टर्स में भी। हाईलाइट जो है CSS की, यहाँ पर ये ऑफर करती है वेब इनेबल ई गवर्नेंस सर्विस को रूरल एरिया में। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और यूटिलिटी पेमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और वाटर बिल्स, तो यहाँ पर ये सारे के सारी फैसिलिटी मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ सर्विसेज, रूरल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस, इंटरटेनमेंट सर्विस, यूटिलिटी सर्विस, कॉमर्शियल सर्विस भी इसमें अवेलेबल है। अगली न्यूज़ है MOU इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर अभी इंडिया और इजराइल ने एक MOU साइन किया है हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में। तो यहाँ पर जो ये MOU है वो कुछ एरिया है कॉरपोरेशन के जिसको कवर करेगा, जिसमें एक्सचेंज और ट्रेनिंग की जाएगी मेडिकल डॉक्टर्स और जो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी। इसके अलावा असिस्टेंस किया जाएगा ह्यूमन
रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी को सेटअप करने की भी बात है। जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है फार्मास्यूटिकल के रेगुलेशन के रिगार्डिंग, इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग, यहाँ पर जो है एक्सपर्टीज़ को शेयर करने की बात है। जो भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है सिटीज़न के हेल्थ को लेकर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एक्शन को टारगेट किया जाएगा ताकि इससे निपटा जा सके। यहाँ पर एक्सपर्टीज़ को शेयर करने की बात की जा रही है, क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए ग्रीन हेल्थ केयर के डेवलपमेंट को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर प्रमोट करने की बात है म्यूचुअल रिसर्च को रिलेवेंट एरिया में और अदर एरिया ऑफ कॉरपोरेशन जो कि म्यूचुअली डिसाइड किए जाएंगे। अगली न्यूज़ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक MOU साइन किया है टेलीकम्युनिकेशन या ICT के फील्ड में। ये MOU जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी बायलैटरल कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करने में कम्युनिकेशन के फील्ड में। यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ फॉर कॉरपोरेशन है वो टेलीकम्युनिकेशन और उसके रेगुलेशन में होगा। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है वहाँ पर भी कॉर्पोरेट किया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी जिसमें कि मोबाइल रोमिंग है वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन और जो स्टैंडर्डाइजेशन और टेस्टिंग है उसमें भी ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगी। वायरलेस कम्युनिकेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में जहाँ पर 5G को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा जैसी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी और जो प्रोविज़न है और यूजेस हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के वो इंक्लूड होगी। यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी एरिया में कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। इसके अलावा जो एक्सपर्टीज़ है उनका एक्सचेंज करने की बात है जहाँ भी पॉसिबल हो। इसके अलावा जो कोलैबोरेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है उसमें। इसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटी होगी जॉइंट वर्क की सिग्नेटरी कंट्रीज़ में, वहाँ उसको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट और जो भी टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी होगी टेलीकम्युनिकेशन में उसको किया जाएगा, जो भी म्यूचुअली अग्रीड चीज़ें होंगी उसको लेकर। इसके अलावा अदर फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन भी देखने को मिल सकता है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में। अगली न्यूज़ है लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि लोकेटेड है सतलज रिवर पे, शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट में जो कि जनरेट करेगी 758.2 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। हाईलाइट क्या है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है सतलज जल विद्युत निगम यानी कि SJVNL के द्वारा ऑन बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन बेसिस पे, यानी कि बूम के बेसिस पे, जिसमें कि एक्टिव सपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा 62 मंथ के स्पैन पे, जहां पर जो पावर जनरेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर वो जो पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगी और इम्प्रूव करेगी पावर सप्लाई पोजीशन को। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ग्रिड की वो तो होगी ही होगी। इसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट है वो जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से होता है उसको भी कम करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर 6.1 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट में एनुअली जो स्प्रेड करती है वो इसको यहाँ पर कम करेगा, जिससे कि एयर क्वालिटी की जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट की उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। कहा जा रहा है कि 2000 पर्सन यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, जिससे कि यहाँ पर जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टेट का वो होगा। इसके अलावा जो है SJVN वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर ट्रांसमीटर मिशन और थर्मल एनर्जी जनरेशन के फील्ड में अभी
इसने कदम रखा है, तो इसकी सोच ऐसी है कि यहाँ पर इसका कहना है कि जो इंटरनल ग्रोथ टारगेट है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, वो 5000 मेगावाट हो जाएगा 2023 तक। इसके अलावा 12,000 मेगावाट हो जाएगा 2030 तक और 25,000 मेगावाट 2040 तक। तो ये इसका ऐसा टारगेट है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 75:25 की है, यानी कि 75 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जो 25 की जो रेशियो है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो ये लोग इसमें इंगेज करेंगे कि किस तरह से प्लानिंग किया जाए बिजनेस को लेकर, किस तरह से प्रमोट किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए इस प्रोजेक्ट को, ताकि जो पावर है उसको जनरेट किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और मेंटेनेंस किया जा सके और जो पावर है उसको सेल किया जा सके। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।